मंच पर उपस्थित सभी वृद्धजनों का प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। और मैं मूलतः तो मैं गद्य लिखती हूँ, कविताएं कम लिखती हूँ, फिर भी अपनी मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं कविताओं में। उसी में से मैं एक कविता सुना रही हूँ यहाँ पर। ओ लड़की गांव की। मैं 45 साल से लखनऊ में रह रही हूँ और मेरी 15 साल की उम्र जो मैंने पहाड़ में बिताई अपने जीवन का प्रारंभिक समय, वो आज तक मैं उसको भुला नहीं पाई हूँ। हर स्वप्न में मेरा सपना भी आज तक मुझे पहाड़ के ही आते हैं। और हम पहाड़ से जितने भी लोग, चाहे रोजी रोटी के चक्कर में या किसी भी कारण से हम यहाँ आए हैं, लेकिन शायद हम सभी की आत्मा अभी भी पहाड़ में रहती है। बिल्कुल सही। हम केवल देह से यहाँ आए हैं, उसी आत्मा हम लोगों की वही है, शरीर भले हैं। उसी भावना के कारण शायद ये उत्तरायणी कौथिक जैसे उसका परिणाम है ये सब की, जो यहाँ पर इस तरह की परिणति होती है। और भी जितने कार्यक्रम हैं वो केवल हमारी आत्मा में जो पहाड़ बसा रहता है उसी पर ये कविता लिखी है। और ये बम्बई से छपी है एक कथा बिंब साहित्यिक पत्रिका, उसमें ये छपी भी थी। बहुत अच्छा स्पेस दिया था उन्होंने इस कविता को, मैं वही सुनाना चाह रही हूँ। वो लड़की गांव की, गांव उसकी आत्मा में इस कदर धंस गया है। क्या बात। गांव उसकी आत्मा में, मैं अपने लिए कह रही हूँ ये चीज और ये शायद सभी के भाव होंगे। गांव उसकी आत्मा में इस कदर धंस गया है कि शहर की चकाचौंध भी उसे कभी अपने अधेरे गांव से निकाल नहीं पाई है। वो लड़की गांव की बड़ी बेढब सी है, खाती है शहर का, ओढ़ती है शहर को, फिर भी गाती है गांव को। क्या? उसके गमले में लगा पीपल बरगद का बोनसाई जब पंखे की हवा में हरहराता है और उसके बैठक में एक सम्मोहन सा पैदा करता है। वो लड़की गांव की खो जाती है 40 साल पहले के अपने गांव में और झूलने लगती है अपने खेत में खड़े बुजुर्ग मालू के पेड़ को। क्या? बुजुर्ग मालू के पेड़ की मजबूत बाहों में पड़े प्राकृतिक झूलों में। क्या बात, हिनोय। हाँ, अब किसी भी गांव में उसका कुछ नहीं है, अब किसी भी गांव में उसका कुछ नहीं है सिवाय यादों के। अब आगे की पंक्तियों में गौर कीजिएगा। वो लड़की थी इसलिए किसी भी खसरा खतौनी में उसका जिक्र नहीं है। क्या बात है, क्या बात मार गई। इसलिए किसी खसरा खतौनी में उसका जिक्र भी नहीं है। शहर में ब्याही वो लड़की, शहर में ब्याही वो लड़की गांव को अपनी सांसों में बसाई है अब तक। क्या? वो लड़की गांव को अपनी सांसों में बसाई है अब तक। काफल, बांज, चीड़, देवदार, बड़म्योल, उतीस के पेड़ों को, सभी नौलों, धारों, गाढ़ गधेरों और बहते झरनों को, लाल रसीले काफलों को, पीले रस टपकाते हिसालुओं को, सभी डानों और बुग्यालों को। वो लड़की गांव की बड़ी खुदगर्ज है, वो लड़की गांव की बड़ी खुदगर्ज है, केवल अपनी देह को शहर में लाई है। क्या? केवल अपनी देह को शहर में लाई है। आत्मा अपनी बचपन के उसी गांव में कहीं छोड़ आई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तालियां, जोरदार। आत्मा अपने बचपन के उसी गांव में कहीं छोड़ आई है। शायद हम सभी की बहुत बिल्कुल सही। अपनी माँ को समर्पित एक कविता और सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल है। ध्रुव तारा, धौल तारा, उसको ध्रुव तारा को धौल तारा पहाड़ में कहते हैं। और हमारी माओ के टाइम में ये सुबह अलार्म घड़ी हम लोग बजाते हैं तो वो घड़ियां नहीं हुआ करती थी उस टाइम। आज से 50 साल पहले का तो आपको पता ही है। अब तो उत्तराखंड भी बहुत बदल चुका है। तो ध्रुव तारा, मेरी ईजा के पास कोई घड़ी नहीं थी, वह समय के अंदाजे के लिए भोर में अपने कमरे के छोटे से जाले, खिड़की नहीं कहते हैं जो,
छोटे से जाले से ध्रुव तारे को देखा करती थी। ईजा उसको धौल तारा कहती थी। धौल तारा अक्सर खुद ही उसकी खिड़की पे आकर ईजा को जगा जाता था। हर शनिवार को, हर अमावस को मौन होकर भोर में ईजा गांव से बहुत दूर खड़े पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती थी। इस तरह अपने परिवार को हर संकट से बचाती थी। पुन्यों और संक्रांति को ईजा पौ फटने तक पूरे घर को लाल मिट्टी से लीपकर चावल के ऐपण से देहरी सजा देती थी। क्या बात, सुंदर। ईजा बैसाख और असौज में ध्रुव तारे का इंतजार नहीं करती थी। ईजा बैसाख और असौज में धौल तारे का इंतजार नहीं करती थी। रात रात भर अकेले खेतों में पकी फसलों को काटती थी, मिट्टी के ढेले फोड़ती थी, पका गोबर माटी में मिलाती थी, अगली फसल बोने के लिए खेत तैयार करती थी। ईजा को हमने न कभी बैठे देखा न सोते। वह अपने घर, गोठ, खेत व वन को आबाद रखने के लिए केवल चलती थी, केवल चलती रहती थी। और ईजा कभी कोई गोली नहीं खाती थी। जब भी उसके मुना सिरदर्द, जब भी उसके मुना होता, वह एक कपड़े से अपना माथा कसकर बांध लेती थी। क्या? ईजा की पतली कमर सदा ही मोटे कपड़े से बंधी रहती थी। और ईजा हाड़ मांस से नहीं बनी थी, इसीलिए तो वह न थकती थी, न रुकती थी, न हारती थी कभी। आगे का लाइनों पर गौर करिएगा कृपया। ईजा ही हमारी बौजू भी थी, क्योंकि उन दिनों एक सिंगल मदर की तरह माएँ अपने बच्चों को पालती थी। पिता तो हमेशा फौज में या मैदानों में रोजगार के लिए रहते थे, ईजा ही गाँव में रहती थी। ईजा ही हमारी बौजू भी थी। वही हमारी जिंदगी का गुरुत्वाकर्षण थी, वही हमारी जिंदगी का गुरुत्वाकर्षण थी। वरना हम हवा में उड़ते, वरना हम हवा में उड़ते और इधर उधर टकराकर चूर चूर हो जाते। क्या बात, क्या बात। वरना हम हवा में उड़ते और इधर उधर टकराकर चूर चूर हो जाते। पीपल में जल देने और खेतों में रात भर काम करते। ईजा कई बार भूतों को अपने सामने खड़ा देख चुकी थी। उनकी शैतानी और अपनी दबंगई के किस्से ईजा हमको यून की लंबी फुर्सत भरी रातों में सुनाया करती थी। अब ईजा नहीं रही, अब ईजा नहीं रही। अब हम भी गांव के नहीं रहे, अब हम भी गांव के नहीं रहे। लेकिन मुझे यकीन है, लेकिन मुझे यकीन है वो धौल तारा अब भी हमारी खिड़की से अंदर झांकता होगा। क्या बात, क्या बात। वह धौल तारा अब भी हमारी खिड़की से भीतर झांकता होगा और ईजा को ढूंढता जरूर होगा। वाह, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद।